CH52 घर वापसी और दिल्ली आना। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी इतने दिनों से चैप्टर नहीं दे पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। शाम के 6 बजे। इस वक्त एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 रूम, एक किचन और एक हॉल था। वहां पर एक 50 साल की महिला डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी उनकी आंखों पर पीछे ना किसी ने हाथ रख दिया। उस महिला ने उन हाथों को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, नीत्या बेटा, हम आपके हाथों की छुअन अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए जल्दी से हमारी आंखों पर से अपना हाथ हटाए और अपना प्यारा सा चेहरा हमें दिखाइए। आरोही बोली, क्या माँ आप भी ना? आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि यह मैं हूँ श्रद्धा है या फिर स्नेहा है? यह औरत कोई और नहीं बल्कि अमृता शर्मा की थी, जिन्होंने अपनी बेटी का दिल आरोही के शरीर में डालने की परमिशन दी थी। और तब से वह आरोही को अपनी बेटी मानती है और उन्होंने अपनी बेटी की पहचान आरोही को दे दी है। अमृता जी ने आरोही के चेहरे पर ढेर सारी किस की और फिर उसे गले लगाते हुए बोली, यह एक माँ का दिल है, तुम नहीं समझोगी। एक माँ हमेशा अपने बच्चों की आहट से ही पहचान जाती है कि उनके पास कौन सा बच्चा है। समझी मेरी बुद्ध लड़की? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरी प्यारी सी माँ, मैं सब समझ गई। आरोही ने अमृता जी को यूं ही अपने गले से लगाए रखा और वह अपने मन में सोचते हुए बोली, यह कितना अजीब है ना? मेरे अपने जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, उन्होंने कभी भी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी माँ जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मुझे भुला दिया, पिछले 12 सालों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। और यहाँ मेरी अमृत माँ है, जिनकी सुबह मेरे चेहरे देखे बगैर होती ही नहीं है, जिन्होंने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। और ना ही उनकी दोनों बेटियों ने, श्रद्धा और स्नेहा ने, मुझे महसूस होने दिया कि मैं उनकी सगी बड़ी बहन नहीं हूँ। हे भगवान, मेरे इस परिवार का मेरा छोटा सा आशियाना हमेशा खुश रखना। अभी आरोही यह सोच ही रही थी कि तभी अमृता जी और आरोही के हाथों पर 2 और हाथ आ गए। उन दोनों के कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, आप दोनों ना हमेशा यही करती हो, जब भी एक दूसरे को गले मिलते हो यह भूल ही जाती हो कि आप दोनों के अलावा हम दोनों भी यही है। यह प्यारी सी आवाज सुनकर आरोही मुस्कुरा उठी। आरोही ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन दोनों को भी गले लगा लिया। यह थी हमारी आरोही की दोनों बहनें श्रद्धा और स्नेहा। जहां श्रद्धा बड़ी थी, उसकी उम्र 19 साल थी। वह बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी चिड़चिड़ी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा, जो घर में सबसे छोटी थी, जिसकी उम्र फिलहाल 13 साल है। और यह छोटी शैतान बहुत क्यूट है। आरोही उन दोनों को गले लगाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन तुम दोनों को कैसे भूल सकती है? मैं तुम दोनों के पास आने ही वाली थी, लेकिन माँ ने इतने दिनों से इतना मिस किया था कि वह मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। अब मैं क्या करूं? वैसे यह सारी बातें छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूं यह देखो। इतना बोलकर आरोही उन दोनों को उनके गिफ्ट देने लगी। श्रद्धा के लिए एक प्यारा सा अनारकली सूट था, जो रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। हालांकि वह बहुत महंगा था, लेकिन आरोही ने उसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये बताई थी। वही स्नेहा को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए आरोही उसके लिए पेंट ब्रश और बोर्ड लाई थी, जो बहुत अच्छा था। वह अपनी अमृत माँ के लिए एक प्यारी सी साड़ी लाई थी, जो ऑरेंज और नेवी ब्लू रंग की थी। वह साड़ी भी बहुत खूबसूरत थी। वह तीनों आरोही के लाए हुए गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हो गए थे। फिर अमृत जी ने अपनी तीनों बेटियों के लिए उनके मनपसंद का खाना बनाया और वह उन तीनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी।
अमृता जी की तीनों बेटियां भी अपने हाथों से अपनी मां को खाना खिला रही थी। आज बरसों बाद आरोही को एक परिवार का प्यार मिल रहा था। एक मां का प्यार मिल रहा था जो रूप जी ने कभी उसे नहीं दिया था। बहनों का प्यार मिल रहा था जो रिद्धिमा, रोहिणी और रूहानी ने कभी नहीं दिया था। एक परिवार का प्यार मिल रहा था जो रायजादा परिवार ने कभी नहीं दिया था। शायद इसीलिए वह अंडरवर्ल्ड की क्वीन होने के बावजूद, उसके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद, वह एक नॉर्मल सी और मिडिल क्लास लाइफ जीना चाहती थी, जिसमें प्यार है, माँ का दुलार है, बहनों की शरारत है। रात के 11 बजे इस वक्त आरोही, स्नेह, श्रद्धा तीनों एक बेड पर लेटी हुई थी। उनकी माँ उन तीनों के पास बैठ गई। आरोही ने अमृता जी का हाथ पकड़ा और बोली, माँ बहुत दिन हो गए हैं आपकी लोरी नहीं सुनी। आज प्लीज आप हम तीनों को लोरी सुनाकर सुलाएगी। अमृता जी आरोही की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। अमृता जी अपनी तीनों बेटियों के बीच में जाकर बैठ गई। श्रद्धा ने अमृता जी का हाथ पकड़ लिया। स्नेहा ने अमृता जी की गोद में अपना सर रख लिया। अमृता जी आरोही के सर पर थपकी देने लगी और अमृता जी ने लोरी गाना शुरू किया। लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे। निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। लेकर गोद में सुनाओ, गानू रात भर सुनाओ। मैं लोरी लोरी। गार्धनिया छुन छुन बजे, पलकों में सपना सजे। धीमे धीमे होले होले पवन बसंती डोले। लेकर गोद में सुनाओ, गानू रात भर सुनाओ। मैं लोरी लोरी। लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी। ऐसे अमृता जी को अपनी तीनों बेटियों को सुलाते हुए रात के 11:30 बज चुके थे। उन तीनों के सो जाने के बाद अमृता जी ने उन दिनों के सर पर प्यार से एक किस की और फिर वह वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह के 6 बजे मुंबई में रायजादा मेंशन के अंदर। चैप्टर 53। अभय जी ने इस वक्त रूप जी को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। रूप जी उनकी गोद में सो रही थी। उनके हाथों में अभी भी वही गुड़िया थी जो वह अपनी बेटी मानती थी। रिधान और रिद्धिमा दोनों ने भी अपना सामान पैक कर लिया था। वह चारों रूप जी का इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहे थे। रिधान अभय जी से बोला, पापा आज सुबह के 10 बजे डॉक्टर सुहानी सहाय की अपॉइंटमेंट है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना होगा। अभय जी ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया और वह चारों अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अमृता जी अपनी बेटियों के कमरे में आई और उनको उठाते हुए बोली, बच्चों चलो चलो जल्दी उठो, सुबह हो गई है, तुम तीनों को अपने अपने काम पर भी जाना है। स्नेहा बोली, माँ प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। अमृता जी बोली, आज कोई भी प्लीज नहीं चलेगा। घड़ी में देखो 6:30 बज चुके हैं। 7:30 तुम्हारी स्कूल बस तुम्हें लेने आ जाएगी, अब उठो। और श्रद्धा बेटा तुम भी उठ जाओ, 8 बजे तुम्हारे कॉलेज का लेक्चर है, चलो जल्दी उठो। नीत्या बेटा चलो तुम भी उठ जाओ, तुम्हें भी अपनी जॉब पर जाना है। चलो चलो उठो तुम तीनों और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मैं तुम तीनों के लिए तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। चलो अपनी आलस खत्म करो और जो भी। अमृता जी के इतना उठाने के बाद वह तीनों बहन है फाइनली उठ चुकी थी और वह तीनों अपने अपने काम के लिए निकलने वाली थी। स्नेहा जो भी 13 साल की थी और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। वही श्रद्धा जो 19 साल की थी, वह बीकॉम कर रही थी। जो कॉलेज में पढ़ती थी। वही हमारी नीत्या, ओ सॉरी आरोही जो एक पीटीएसडी स्टार होटल में मैनेजर थी।
थोड़ी देर बाद तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वह अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अमृता जी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अमृता जी की एक फूड सर्विस भी थी, जहां पर वह लोगों को लंच के डिनर के टिफिन देती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह तीनों अपने अपने कम पर चली गई। आज आरोही को कोई भी टैक्सी नहीं मिली थी, जिस वजह से आज वह मेट्रो से जाने वाली थी और वह मेट्रो स्टेशन में मेट्रो का आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही पूरा 1 घंटा बीत चुका था और 8:30 बज चुके थे। रूप जी उग चुकी थी और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिल्ली के नज़ारे को देख रही थी। वह लोग आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। अभी रूप जी आसपास अच्छी रही थी कि तभी उनकी नज़र एक जगह पर आकर रुक गई और उनके मुंह से अचानक से ही निकला, आरोही। रूप जी अभय जी की तरफ देखकर बोली, अब भाई वहां देखी हमारी बड़ी वाली आरोही। देखिए देखिए तो उस तरफ जा रही है। रूप जी की बात सुनकर भी अभय जी ने उस तरफ नहीं देखा और उन्होंने रूप जी को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन रूप जी शांत नहीं हुई। वह बार बार यही कह रही थी कि उनकी बड़ी वाली आरोही वहां पर है। हालांकि यह सच भी था, उन्होंने जिस लड़की को देखा था वह उनकी अपनी बेटी थी। रिद्धिमा अपनी माँ से बोली, माँ देखो वहां पर कोई नहीं है और आपकी बेटी यहाँ पर है, आपके पास, आपकी गोद में देखो। इतना बोलकर रिद्धिमा रूप जी को गुड़िया दिखाने लगी। रूप की गुड़िया को देखकर शांत हो गई। वह गुड़िया से खेलने लगी। CH54 मिहिक ओबेरॉय। सुबह के 9 बजे दिल्ली में एक बड़े से होटल के एक रूम में, जहां कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। रूम का माहौल बहुत खतरनाक और डरावना हो गया था। लोग सांस लेना भी भूल गए थे और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आज भगवान उन्हें बचा ले। वहां पर बैठे हर शख्स सामने बैठे एक हैंडसम से नौजवान को देखकर काफी डरे हुए थे। उसके आसपास से बेहद ही ठंडी हवा आने का आभास हो रहा था। वह सोफे पर किसी शैतानों के राजा की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें नीली और गहरी थी। उसका सुंदर रंग रूप था और वाइट शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी सुंदरता इस दुनिया से बिल्कुल परे थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत होंठ के साथ उसके चेहरे के परफेक्ट फीचर किसी का दिल धड़कने के लिए काफी थे। उस वक्त उस शख्स की दिलकश आंखें सामने बैठे लोगों को घूर रही थी, शांति से नहीं बल्कि गुस्से से। वह शख्स अपनी रोबदार आवाज में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे यह बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता है। वह नौजवान शख्स टेबल पर फल सकते हुए बेहद गुस्से से कहता है। उसकी ऐसी ठंडी हवा सुनकर उस रूम में बैठा हर शख्स का कांप रहा था। एक आदमी अपना थूक गटकते हुए कहता है, सर, 1 हफ्ते में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम के? वह हैंडसम सा लड़का उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम और मिस्टेक सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वह आदमी डर के मारे हाँ कह देता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ भी कहा तो अगली बार बोलने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सामने बैठा शैतान उसकी एक छोटी सी गलती पर उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। वह शख्स अपनी ठंडी आवाज में बोला, सब जा सकते हो तुम। यह आवाज सुनकर सबको ऐसा लगता है जैसे वह अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हो। वह सब बिना एक पल गवाए वहां से गायब हो जाते हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी ईशा कहती है, सर आप काफी लेंगे। उसकी बात सुनकर वह बस हाँ में अपना असर दिला देता है। ईशा खुशी से कॉफी लेने चली जाती है। जानते हैं आखिर शख्स है कौन? यह है हमारे हीरो मिहिक ओबेरॉय। इनकी उम्र 26 साल है। यह एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। इनका बिजनेस सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि बहुत सारे और देश में भी फेमस है। यह बहुत सारे बिजनेस करते हैं, जैसे कि होटल डेवलपमेंट, फैशन डिजाइनिंग,
हथियार बनाने का काम, जिसमें वह बहुत सारी बंदूकें, गन्स और ऐसे ऐसे नए नए हथियार बनाते हैं जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। इनकी एक और पहचान है, जिन्हें लोग किंग कहकर बुलाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे पता है क्या आप सबको मिहिक ओबेरॉय कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि आप सबको ऐसा लगता था कि मिहिक आरोही का नहीं बल्कि माही का अपोजिट है। सो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। मिहिक ओबेरॉय हमारी कहानी का हीरो है और हमारी आरोही उसे आज से नहीं बल्कि बचपन से जानती है। मिहिक का इस कहानी में होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मिहिक की वजह से आरोही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। मिहिक ही होगा जो आरोही के एक सच्चे जीवन साथी की तरह उसके बदले में उसका साथ देगा। और दूसरी बात, मिहिक ओबेरॉय हमारी कहानी के मेन लीड है। वही हमारी कहानी के सेकंड लीड मिहिक ओबेरॉय के जुड़वा भाई माहिर अग्निहोत्री है। इसलिए आप लोग प्लीज मिहिक और माहिर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? चलिए मैं आगे कहानी शुरू करती हूँ। वही होटल के दूसरी तरफ एक लड़की सबको उनका काम समझा रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे और वह उन पर ध्यान न देते हुए अपना काम कर रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसका नाम पुकारता है, नित्या। नित्या यानी कि हमारी आरोही पलट कर देखती है। वह लड़का उसे एकटक देखने लगता है। तभी हमारी आरोही कहती है, कहिए अमन सर। अमन का ध्यान टूटता है और वह कहता है, सारे अरेंजमेंट हो गए ना? आरोही कहती है, जी सर, सब हो गया। यह है हमारी आरोही खूबसूरती की मिसाल और साथ में इस होटल की मैनेजर भी। आरोही यहीं पर जॉब करती है। हमारी हीरोइन के प्यार में न जाने कितने ही लड़के दीवाने हो गए थे और कितनी ही लड़कियां उससे जलती थी, लेकिन हमारी हीरोइन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस रहती थी। अमन उस होटल के मालिक का बेटा था। वह हमारी आरोही को बहुत पसंद करता था। वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता था, पर आज तक उसने कभी कहा नहीं था। आरोही अमन से बात कर ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और हांफते हुए कहती है, नित्या, रूम नंबर 308 में कॉफी की जगह ऑरेंज जूस रखने को कहा गया है। आरोही चौंक कर कहती है, क्या? वह लोग आ ही गए हैं और तुम मुझे अभी बता रही हो निशा? निशा खुद की सांसों को नॉर्मल करते हुए कहती है, मुझे भी अभी पता चला। तुम वहां पर ऑरेंज जूस भिजवा दो ना, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। चैप्टर 55। आरोही अपनी डायरी उठाती है और वहां से जाते हुए कहती है, नहीं रुको, यह काम भी नहीं कर लेती हूँ और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? आरोही जल्दी से अपने हाथ में ऑरेंज जूस की ट्रे लेकर रूम नंबर 308 की ओर जाती है और जल्दी जल्दी में वह 307 का दरवाजा खोलने लगती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, दूसरी ओर मिहिक भी दरवाजा खोलने वाला होता है। आरोही के दरवाजा खोलने के साथ ही पूरा जूस मिहिक के शर्ट ऊपर गिर जाता है। यह सब कुछ देखकर हमारे मिहिक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है, व्हाट द? लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ती है, वह उसका सारा गुस्सा एक पल में ही गायब हो जाता है। मिहिक अपनी आंखों में चमक लिए एक टकायाना की तरफ देखने लगता है। आरोही यह सब कुछ देखकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है। वह सिर्फ और सिर्फ मिहिक की वाइट शर्ट को ही देख रही थी, जिसे उसने पूरा का पूरा जूस गिरा दिया था। आरोही माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सर, सो सॉरी। वह मैं। आरोही इतना बोलते हुए जल्दी से टिश्यू लेकर उसके कपड़ों को साफ करने लगती है। मिहिक तो बस आरोही को ही देखे जा रहा था, जो थोड़ी सी टेंशन में और बहुत मासूम लग रही थी। उसका सुंदर सा चेहरा टेंशन से ऐसा लग रहा था जैसे वह भी रो ही देगी। मिहिक कहता है, कोई बात नहीं। आरोही मासूमियत के साथ रहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरोही फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आप वॉशरूम जाकर कपड़े साफ कर लीजिए, नहीं तो दाग लग जाएंगे।
मिहिक उसकी बात सुनकर हाँ कहता है और उसे देखता रहता है। वह पहली नज़र में ही उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था। उसकी नज़रें भी जैसे उस बस सामने खड़ी लड़की को देखने को ही कह रही थी। आरोही फिर से कहती है, सर प्लीज जल्दी जाइए। मिहिक होश में आता है और आरोही को देखते हुए वॉशरूम की ओर चला जाता है। आरोही नीचे गिरे हुए गिलास को उठाने लगती है कि तभी उसका फोन बजता है। आरोही के घर से कॉल आ रहा था। यह देखकर आरोही जल्दी से फोन उठाती है। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर आरोही हैरानी और घबराहट के साथ रहती है। क्या? यह सब कुछ कैसे हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। वह किसी की परवाह किए बिना जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। घबराहट, चिंता और किसी को खोने का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आरोही को खुद की दुनिया फिर से गुजरती हुई महसूस हो रही थी। वह बिना एक सेकंड गंवाए एक टैक्सी लेती है और वहां से चली जाती है। वही मिहिक जैसे ही कमरे में आता है तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है, क्योंकि आरोही अब उसकी नज़रों के सामने नहीं थी। वह तुरंत अपने असिस्टेंट विजय को कॉल करता है। विजय कहता है, जी बॉस कहिए। मिहिक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अभी मेरे रूम में एक लड़की ऑरेंज जूस लेकर आई थी। वह लड़की मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। मुझे आज शाम तक उसकी छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन लाकर दो। इतना कहकर वह फोन काट देता है। मिहिक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह उसे छोड़कर गया ही क्यों। ना ही वह उसे वहां से छोड़कर जाता और ना ही वह फिर से किसी सपनों की तरह गायब होना आती। दूसरी ओर यह सब कुछ सुनकर विजय के हाथ से मोबाइल गिरने ही वाला था, लेकिन वह खुद को संभालता है। विजय अपने मन में बोला, यह कौन लड़की है जिसके बारे में बहुत सोच रहे हैं? लेकिन उसका काम सिर्फ अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना था। बेचारा इसमें कुछ नहीं कर सकता था। आमिर की सेक्रेटरी ईशा जैसे ही रूम में आती है और सुनती है कि मिहिक किसी लड़की को ढूंढ रहा है तो वह मन ही मन जल बुन उठती है। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मिहिक को फंसाने के लिए वह सालों से मेहनत कर रही थी और वह अपनी मेहनत किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने देना चाहती थी। ईशा अच्छे से अपने ड्रेस को ठीक करती है और जब उसे लगता है कि वह मिहिक के सामने जाने के लिए अब परफेक्ट है, तब वह स्टाइल से चलते हुए अंदर जाती है। वह खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। मिहिक गुस्से में उसके तरफ देखते हुए कहता है, गेट आउट। ईशा बहुत डर जाती है, उसके हाथ में लगभग कॉफी गिरते हुए बची थी। वह रूम से तुरंत निकल जाती है और सोचती है, यह कौन सी लड़की आ गई जिसकी वजह से सर इतना गुस्सा कर रहे हैं। मिहिक की नज़र जमीन पर गिरी हुई चेन पर जाती है। वह उस चेन को उठाकर मुस्कुराता है और जेब में रख लेता है। वह रूम से बाहर आता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर बस सही तक। देखिए, मैंने आप सब लोगों की इच्छा पूरी कर दी। मैंने इस कहानी में हीरो की एंट्री करवा दी। चलिए अब ढेर सारी लाइक और कमेंट कीजिए।